हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम इसका 4th पार्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है 1950 से लेकर 1990 तक हमारे इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो एग्रीकल्चर हम पूरा खत्म कर चुके हैं। एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था कि इसमें लैंड रिफॉर्म किया गया था, टेक्निकल रिफॉर्म किया गया था और एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत बड़े लेवल पर दी गई थी। तो तीनों बातें हमने 3 पार्ट्स के अंदर कवर कर ली। आज की क्लास के अंदर हमें इंडस्ट्री को समझना है कि जो इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी उस इंडस्ट्रीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 से 1990 तक में क्या पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से आज हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई और इंडस्ट्री में आज हमारे देश में अच्छे खासे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो जो इंडस्ट्री हमारे देश की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी उसे दोबारा कैसे जिंदा करा इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 से लेकर 1990 तक। तो आज हम वही कहानी पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1990 कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है पहले तो टॉपिक की। सबसे समझते हैं। सस्टेन जीडीपी ग्रोथ इन द पॉसिबल ओनली व्हेन द इपिक सेंटर लाइन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कह रहा है कि कोई भी देश तभी डेवलपमेंट कर सकता है जब उसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर टिका हुआ हो, उसका इंटरेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर टिका हुआ हो। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दैट आर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दोज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है लेकिन वो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर का जो काम होता है वो साल के अंदर 6 महीने 7 महीने चलता है। बाकी का जो टाइम होता है आपको पता है जब फसल पक रही होती है तो उस टाइम का जो टाइम होता है वो खाली होता है फार्मर्स के लिए। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर होते हैं या जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनको पूरे 12 के 12 महीने जॉब मिल जाती है। तो इंडस्ट्री जो होता है वो एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस द कॉलोनियल रूल लेफ्ट बिहाइंड द डिकेड हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री। आपको पता ही अंग्रेज जब हमारे देश से गए तो हैंडीक्राफ्ट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया था जो हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। बिसाइड्स द ब्लिक एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश की जो मॉडर्न और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनकी भी ब्लिक परफॉर्मेंस थी, वो बिल्कुल ना के बराबर ही देश के अंदर थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट खत्म ही हो चुकी थी और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना के बराबर थी। तो द प्लानर्स अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू द 5-year प्लान। इसीलिए प्लानर्स के सामने बहुत बड़ा ये ऑब्जेक्टिव था, ये बहुत बड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं टारगेट था कि 5 years प्लान से हमें क्या करना है, अपने देश के इंडस्ट्रीज को आगे जल्दी जल्दी बढ़ाना है या फिर उसका डेवलपमेंट करना है। It was also recognized by the planners that industrial development needed a strong infrastructural base requiring to the massive investment। अगर किसी देश के अंदर बिल्कुल भी इंडस्ट्री ना हो और उस देश में इंडस्ट्री की शुरुआत करनी हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और साथ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर से जा रहे थे तो ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और कुछ एक लोग थे जो थोड़े अमीर थे, लेकिन उनके पास भी आइडियाज़ की कमी थी। उनके पास इतने ज़्यादा आइडियाज़ नहीं थे कि वो नए बिजनेस को कर सकें या इन्वेस्टमेंट कर सके। तो हुआ क्या कि अब मैंने इस लाइन में आपको ये बताया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है जिसके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, विच कुड बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सरकार को ये फील हो चुका था कि प्राइवेट सेक्टर के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट को यानी कि पब्लिक सेक्टर को ही आगे आके अपने इंडस्ट्रीज के लिए काम करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम इंडस्ट्री को मजबूत नहीं बना सकते और प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा नहीं था, इसलिए पब्लिक सेक्टर ने ये डिसाइड करा कि हमें ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये तो इस टॉपिक की एक तरीके से इंट्रोडक्शन थी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताई। बच्चों क्वेश्चन है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि 1950 से 1990 तक पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ने ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट क्यों करी। यानी गवर्नमेंट ने ही ज़्यादातर फैक्ट्रियां चलाई, कारखाने चलाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने कैरी करा।
1950 से 1990 तक का वो पीरियड था जिसमें गवर्नमेंट कहती थी कि सारी चीज़ें मैं ही चलाऊंगी, सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ कि 1950 से 1990 तक में गवर्नमेंट ने ही सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करी, गवर्नमेंट ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चला रही थी? इसका रीज़न ये था कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो खत्म हो चुकी थी। अब वहां से अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया जाता तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास तो पैसा ही नहीं था, पहले नंबर की बात। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास आइडियाज नहीं थे। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग थे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कुछ एक लोग भी थे जो बड़ी इंडस्ट्रियां चला सकते थे, तो एक दो लोगों के होने से क्या पूरे देश की इंडस्ट्री थोड़ी ना चल सकती है? तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से सरकार ने बोला यार प्राइवेट सेक्टर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो 1950 से 1990 तक गवर्नमेंट ने ही बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करा। तो क्वेश्चन यही है कि क्यों गवर्नमेंट ही आगे आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1950 से 1990 तक का? तो ये अब आपका जो आंसर क्या है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की कमी थी, कैपिटल बोले तो पैसे की कमी थी, और देश के अंदर अगर एक दो लोग थे भी तो उनसे तो पूरे देश का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता था। तो रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि भाई मैं अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ही क्या करूंगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करूंगा। तो गवर्नमेंट ने अपने PSUs खोलने शुरू कर दिए, यानी कि अपने पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज खोलनी शुरू कर दी, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, लोहा इंडस्ट्री, इस तरीके से ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने खोलनी शुरू कर दी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट क्यों आई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा उस टाइम नहीं था। दूसरे नंबर की बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर था उनके पास आइडियाज नहीं थे, उनके पास मोटिवेशन नहीं था। कुछ एक लोगों के पास अगर पैसा भी था भी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यार मार्केट का साइज इतना छोटा है, मार्केट में अभी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो जो सामान हम बनाएंगे या इतना सारा पैसा अगर हम लगा दें तो पता नहीं हमारा सामान मार्केट में बिकेगा भी या नहीं बिकेगा या क्या होगा। तो लॉस के डर से वो लोग भी पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे। तो लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट, बहुत ज्यादा छोटा था मार्केट का साइज, और मार्केट के अंदर डिमांड भी बिल्कुल ना के बराबर थी। तो प्राइवेट सेक्टर डर रहा था पैसा लगाने से, जो कुछ लोगों के पास पैसा था भी तो वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। अगला, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये भी सोचा कि अगर यार हम सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देते हैं, हर चीज को प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दे, एजुकेशन को, हेल्थ को, तो होगा क्या, देश के अमीर लोग तो उसे खरीद लेंगे, देश के अंदर जो कुछ अमीर लोग हैं वो तो मार्केट के अंदर से चीजें खरीद लेंगे, लेकिन गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, हेल्थ नहीं मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा अच्छा है कि कुछ दिन तक मैं ही संभालूं, पहले गरीब लोगों को इस एबल बना दूं कि मार्केट से वो सारी चीजें खरीद ले बाद में। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक सेक्टर से ही इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। तो किस लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि गरीब लोगों को बेनिफिट ना मिले, गवर्नमेंट चाहती थी कि अमीर और गरीब दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने 1950 से 1990 तक में ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करा, इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया। तो पब्लिक सेक्टर का रोल 1950 से 1990 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना ज्यादा क्यों था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पैसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के पास मोटिवेशन नहीं थी, और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर चाहती थी। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सारी चीजें छोड़ दें। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, अ डिक्लेरेशन ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। शॉर्ट फॉर्म में IPR 1956 भी कहते हैं। 1956 में गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेकर आई जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि आगे जो भी हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने वाले हैं उसमें लीडिंग रोल गवर्नमेंट की रहेगी, यानी कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, सारी इंडस्ट्रियां गवर्नमेंट लगाएगी। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कुछ काम दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ सप्लीमेंट्री रोल दिए गए। तो हम इस पूरे जो है रेजोल्यूशन है उसके अंदर वही बातें लिखी गई है, तो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज क्लियर डिक्लेरेशन of the government on the leading role of the government in the process of industrialization। पहले में बताया गया कि IPR 1956 में गवर्नमेंट ने अपने आप को एक लीडिंग रोल दिया। अपने आप को लीडिंग रोल मतलब ज्यादातर गवर्नमेंट ने बोला कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मैं ही करूंगा, सारी ज्यादातर इंडस्ट्रियां मैं ही चलाऊंगा। कुछ एक इंडस्ट्री है जो प्राइवेट सेक्टर पे भी छोड़ी गई। तो आइए जरा समझते हैं कि IPR 1956 में तीन खास बातें क्या थी। सबसे पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहले वाले में
वो सारी इंडस्ट्री रखी गई जिसको सरकार ने बोला कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर का कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री मैं चलाऊंगा। और ऐसी सरकार ने कितनी इंडस्ट्रीज बनाई? 17 ऐसी इंडस्ट्री सरकार ने क्लासिफाई करी। बोला सरकार ने कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मेरे द्वारा ही किया जाएगा। इसमें आर्म्स था, ठीक है, एम्यूनिशंस था, एटॉमिक एनर्जी था, इसके अलावा हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज था, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे और शिपिंग जैसी चीजें थी, ठीक है। आर्मी की जितनी भी चीजें थी, एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो थी, ठीक है। इसके अलावा हैवी एंड कोर इंडस्ट्री जैसे माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, कोल इंडस्ट्री हो गया, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट करेगी, गवर्नमेंट ही इनको पूरी तरीके से कैरी करेगी। इन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर का कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल नहीं होगा। सेकेंड इंडस्ट्री के अंदर 12 इंडस्ट्रीज आई। सेकेंड इंडस्ट्री में कितनी इंडस्ट्री आई? 12 इंडस्ट्री, ठीक है। इसकी प्रोग्रेस किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट, यानी इसको आगे बढ़ाने का काम गवर्नमेंट के हाथ में होगा। स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव टू सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्रीज की शुरुआत भी गवर्नमेंट करेगी। प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है सरकार की मदद करेगा। दिस शेड्यूल इंक्लूड द इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम हो गया, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, मशीन टूल हो गए, फर्टिलाइजर्स, यानी इनकी शुरुआत, इनका प्रोग्रेस गवर्नमेंट करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगी, यानी छोटी मोटी फैक्ट्रियां खोलकर, कारखाने खोलकर प्राइवेट सेक्टर हेल्प करने का काम करेगी। थर्ड कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट ने वो सारी इंडस्ट्रीज रखी जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं आई, ठीक है। रिमेनिंग इंडस्ट्रीज आ गई विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, इनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। स्टेट वुड फैसिलिटेट द इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंस इन्फोर्स अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट, ठीक है, 1951। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा वाला समझना। फर्स्ट कैटेगरी में 17 इंडस्ट्री आ गई जो गवर्नमेंट चलाएगी, सेकंड वाले में 12 इंडस्ट्री आ गई जिनकी शुरुआत गवर्नमेंट करेगी, उनकी प्रोग्रेस गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, और उनके अंदर सप्लीमेंट रोल प्ले करेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर। थर्ड कैटेगरी के अंदर जो दो कैटेगरी है उनमें जो भी इंडस्ट्री नहीं आई वो सारी इंडस्ट्री थर्ड में आ जाएगी, जैसे खाने पीने की चीजें हो गई, फर्नीचर हो गया, कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें थर्ड कैटेगरी में आएगी। लेकिन थर्ड कैटेगरी में जो भी इंडस्ट्री आएगी वो पूरी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को यहां पर भी खुलकर काम नहीं करने दिया गया। अगर प्राइवेट सेक्टर को कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, फर्नीचर की फैक्ट्री लगानी है, खाने पीने का कोई चीज बनाना है, तो गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि 3 पार्ट में हमने अपनी इंडस्ट्री को डिवाइड कर दिया। पहला जो सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगी, दूसरा जिसको आगे बढ़ाने का काम गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस गवर्नमेंट के हाथ में होगी, लेकिन उसके अंदर छोटे मोटे काम प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। तीसरा जो सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगी इन दोनों के अलावा, लेकिन उसको ओपन करने के लिए, उसको चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 बातें हो गई। अगले नंबर पे आईपीआर 1956 में क्या था? इंडस्ट्रियल लाइसेंस। लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर मैंने आपको बताया था जो कि थर्ड कैटेगरी थी, थर्ड कैटेगरी के अंदर प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, कारखाना खोलने के लिए, कोई बड़ी कंपनी खोलने के लिए उन्हें सरकार से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। 1950 से जो 1990 का पीरियड है, इसे लाइसेंस राज पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे लाइसेंस वाली बात इन्होंने बोला है। लाइसेंस लेना क्यों जरूरी था? एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। अगर आप कोई भी सामान बनाना चाहते हो तो सरकार से एक रिटर्न परमिशन लेना होगा 1950 से 1990 तक, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल लाइसेंस के नाम से जानते हैं। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। गवर्नमेंट इस कानून के तहत क्या करती थी? फैक्ट्री कारखानों को लाइसेंस देती थी जो प्राइवेट सेक्टर वाले थे। सेटिंग अप अ न्यू, अब लाइसेंस किस लिए होता था? अगर आप कोई न्यू इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हो, अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन यानी अपनी फैक्ट्री कारखाने का एक्सपेंशन करना चाहते हो, या फिर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो 2, 3, 4 बनाना चाहते हो यानी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। 2 मुख्य बातें मैंने आपको आईपीआर 1956 की बता दी। आईपीआर 1956 में हमारी गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, देश के अंदर जितनी इंडस्ट्री थी। दूसरा, आईपीआर 1956 में जो थर्ड कैटेगरी थी उसके अंदर प्रोडक्शन
प्राइवेट सेक्टर करेगा, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए पहले इजाजत लेगा किससे? गवर्नमेंट से। इसलिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस लगाया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस स्टार्ट करा। ठीक है, तो लाइसेंस किस किस लिए चाहिए मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से काम के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर वाले थे। तीसरे नंबर पे है ये जो लाइसेंस था गवर्नमेंट, अब ये अलग से पॉइंट नहीं है, तीसरा पॉइंट वैसे यहां पर है। ठीक है, ये अलग से एक छोटा सा मैंने लिखा है, क्या है कि लाइसेंस क्यों गवर्नमेंट ने 1950 से लेकर 1990 तक लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर के लिए कंपलसरी क्यों करा? तो इसका जवाब देखो क्या है कि गवर्नमेंट चाहती थी प्रमोट करना रीजनल इक्वालिटी। पता है गवर्नमेंट लाइसेंस ज्यादातर बैकवर्ड एरिया के लिए देती थी। अगर आपको मान लो प्राइवेट सेक्टर वाला कोई बंदा है, आपको कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, तो किसी जगह पर बहुत सारी फैक्ट्रियां पहले से हैं कपड़ों की, तो गवर्नमेंट वहां पे ना लाइसेंस आपको आसानी से नहीं देगी। लेकिन अगर आप सरकार से लाइसेंस मांग रहे हो किसी ऐसी जगह के लिए जहां पर फैक्ट्री और कारखानों की कमी है, तो सरकार आपको तुरंत लाइसेंस दे देगी। सरकार ने लाइसेंस से रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश करी है, यानी कि सरकार चाहती थी हर जगह का डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस का इस्तेमाल करा रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आईपीआर 1956 की पहले नंबर पे सारे जो भी इंडस्ट्रीज है उनको 3 पार्ट में हमने क्लासिफाई कर दिया। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल लाइसेंस इशू करना शुरू कर दिया, और लाइसेंस की नीड, लाइसेंस ने गवर्नमेंट ने लाइसेंस का यूज क्यों करा 1950 से 1990 तक? रीजनल इक्वालिटी के लिए। ये बात यहां पर लिखी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है इंडस्ट्रियल कंसेशन। गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज को कंसेशन देने का काम किया है। Private entrepreneur were offered many types of industrial concession for establishing industry in the backward regions. गवर्नमेंट ने बैकवर्ड रीजन्स पे अगर आप इंडस्ट्रीज की शुरुआत करोगे तो बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल कंसेशन दिया, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती थी? बिजली फ्री में दे देना, पानी फ्री में दे देना, या फिर क्या कर देना? टैक्स माफ कर देना। ये सारे काम गवर्नमेंट किया करती थी। आईपीआर 1956 की 3 बड़ी बातें। पहला, क्लासिफिकेशन कर दिया गया इंडस्ट्री का 3 पार्ट में। दूसरा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी सारे काम लाइसेंस से हुआ, प्राइवेट सेक्टर को खुल के काम नहीं करने दिया। प्राइवेट सेक्टर वाला अगर एक फैक्ट्री भी लगाना चाहता है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल कंसेशन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, या फिर टैक्स माफ करना, इस तरह की चीजें दी गई। तो ये आईपीआर 1956 की 3 बड़ी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर खत्म हो जाता है। अगली क्लास के अंदर मैं आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा।